जय हिंद, नमस्कार। मैं हरीश तांगे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो वीडियो में पीछे आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, क्या पढ़ने वाले हम सबसे मोस्ट विकारी शब्दों में सबसे ज़्यादा मोस्ट और इम्पोर्टेंट अगर कोई सा विकारी शब्द मैं मानता हूं तो वह कौन सी होती है? आपकी क्रिया होती है। प्रश्न भी यहीं से आते हैं, सबसे ज़्यादा डाउट भी इसी में होता है, कन्फ्यूजन भी इसी में होता है। तो एक एक चीज़ को हम काफ़ी बेस्ट और काफ़ी शानदार तरीके से हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ना तो आपको परिभाषा को रटना है, ठीक है, ना ही आपको हिंदी को रटना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और उसको समझना है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं क्रिया के बारे में। तो क्रिया क्या होती है? तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्रिया की परिभाषा। क्या लिखने वाले हैं? क्रिया की परिभाषा लिखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप मेरे साथ परिभाषा लिखिए, फिर हम बात करते हैं क्रिया के बारे में, ठीक है। तो वे शब्द क्या लिखेंगे इसके परिभाषा में? या फिर चलिए, वे शब्द नहीं, आसान परिभाषा लिखिए, समझने में भी आसानी होगी आप। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्रिया के बारे में, और क्रिया में इसकी परिभाषा हम देखते हैं, जिन या जिस, एक मिनट, चलिए, जिस शब्द से वाक्य में किसी कार्य, जिस शब्द से वाक्य में किसी कार्य के, एक मिनट, किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, जिस शब्द से वाक्य में किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, उसे या उस शब्द को हम क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पर उसी शब्द को हम क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, बहुत सारे शब्द हो जाएंगे ऐसे आपके। जैसे अगर हम बात करें तो खाना, खाना, खाना क्या है बेटा? क्रिया है। जैसे पीना, पीना, ये भी क्या हो गई? क्रिया हो गई। जैसे रहना, जैसे आना, जैसे जाना, जैसे उठना, जैसे पढ़ना, उठना, पढ़ना आदि। तो इन सभी शब्दों से आपको क्या लगेगा? यहाँ पर सभी शब्दों से आपको ऐसा लगेगा कि हम कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, किसी कार्य के होने या करने का बोध होगा। तो ये सारे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। तो चलिए, ये तो आपकी काफी क्लियर है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें धातु के बारे में। तो बेटा देखिए, धातु क्या होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो धातु आपकी होती है क्रिया का मूल रूप, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हमारी क्या बन जाएगी? क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे बेटा? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, इसी से क्रियापद का निर्माण होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि क्रियापद का निर्माण किससे होता है? तो ध्यान रखना, इसी से किसका निर्माण होता है? क्रियापद का निर्माण होता है। कैसे होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसी से क्रियापद का निर्माण होता है, इसी से क्रियापद का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसी से क्रियापद का निर्माण होता है। देखिए कैसे होता है, यह मूल रूप। सबसे पहले तो आप ये समझे कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है। जैसे अब जैसे देखिए, ये जितनी भी आपको क्रियाएं दिखाई दे रही है, कौन कौन सी? खाना, पीना, रहना, बैठना, उठना, पढ़ना, लिखना, आना, जाना। तो इन सभी में पीछे एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, अलग से मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है जिसको अलग से मैं लिख भी दे रहा हूँ। कौन सा शब्द दिखाई दे रहा बेटा? ना। कौन सा शब्द दिखाई दे रहा? तो ना। तो एक चीज दिमाग में बिठा लेना, ये जो ना होता है आपका, ये ना क्या है? आपका प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय है, ठीक है। अब अगर आप इस ना को हटा देते हैं, अगर आप इस ना को हटा देते हैं, तो क्रिया का जो मूल रूप होता है, जो धातु रूप होता है, वह निकल करके आ जाएगा। कैसे? जैसे खाना में से ना हटा दिया तो ये खा हो गया क्रिया का धातु या मूल रूप। पीना में से ना हटा दिया, क्या बन जाएगा? पी, और ये हो जाएगा क्रिया का मूल रूप। रहना में से ना हटा दिया, क्या बन जाएगा? रह।
आना में से ना हटा दिया, क्या बन जाएगा आ। जाना में से ना हटा दिया जा। उठना में से ना हटा दिया उठ। पढ़ना में से ना हटा दिया पढ़। तो ये सभी हमारे, अगर हम इस ना प्रत्यय को क्रियापद में से अगर हम इस ना प्रत्यय को हटा देते बेटा, तो ये फिर हमारी क्रिया का कौन सा रूप सामने आ जाता है, उसका धातु रूप सामने आ जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। इसी को हम क्रिया का मूल रूप बोलते हैं, इसी को हम क्रिया की क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। अब इससे क्रिया शब्द का निर्माण कैसे होता है ये आपको समझना है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहां पर समझाता हूं, इससे क्रियापद का निर्माण क्या होता है। जैसे आपने एक शब्द लिया, ठीक है, एक शब्द लिया, यहां पर मैं समझा देता हूं आपका क्रियापद, ठीक है। क्रियापद का निर्माण, धातु से क्रियापद का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, ठीक है बेटा। तो धातु से क्रियापद का निर्माण हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए यहां पर हम लेते सबसे पहले एक क्रिया ले लेते, जैसे लिख, लिखना, ये क्या हो गई बेटा, क्रिया हो गई। क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब देखिए इसमें से अगर मैं ना प्रत्यय हटा दूं, अगर इसमें से मैं ना प्रत्यय हटा दूं, अब मैं आपसे पूछता कि बताइए क्रिया का कौन सा रूप है, तब आप कहेंगे सर ये जो क्रिया का जो रूप है, ये क्रिया का कौन सा रूप है, धातु। कौन सा रूप है, धातु रूप। अब इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे अगर मैं क्या जोड़ देता हूं, ना, तो बेटा कौन सा क्रियापद बनेगा, ये बनेगा आपका लिखना। क्या बनेगा, लिखना। अगर इसके आगे मैं जोड़ देता हूं अक, तो कौन सा क्रियापद बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका लेखक, ठीक है। इसके आगे अगर अपन जोड़ देते हैं आवट, तो ये क्या बन जाएगा आपका लिखावट। क्या बन जाएगा आपका लिखावट, ठीक है। या इसी तरह से अगर हम यहां पर जोड़ देते हैं ता, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, लिखता। क्या बन जाएगा, लिखता। फिलहाल आप इसको यहाँ पर हटा लीजिएगा, इसको हम बाद में देखेंगे, है ना। इसको मैं आपको काफ़ी अच्छे से बाद में एक्सप्लेन करूँगा। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं बेटा क्या, ती, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका लिखते। क्या बन जाएगा, लिखते। तो इस तरह से क्रिया के मूल रूप, इस तरह से क्रिया का जो मूल रूप होता है, इस मूल रूप के पीछे अगर इस तरह से हम कुछ प्रत्यय जोड़ देते हैं, तब किसका निर्माण हो जाता है, इन सभी क्रियापदों का। किसका निर्माण हो जाता है बेटा, इन सभी क्रियापदों का निर्माण हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्रिया के भेद की, क्रिया के प्रकार की, क्रिया के वर्गीकरण की। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम क्रिया के भेद या प्रकार, क्रिया के भेद या प्रकार, ठीक है। अब क्रिया के भेद या प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ने वाले कौन सा, रचना या कर्म के आधार पर। आपसे पूछता है वो यहाँ पर रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं या क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान रखना बेटा, रचना या कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है बेटा, तो एक होती है आपकी कौन सी, सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया। और दूसरी आपकी हो जाएगी बेटा कौन सी, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो चलिए अब हम पहला यहाँ पर पढ़ते हैं, रचना या कर्म के आधार पर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद, 2 ही भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक, ठीक है। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं यहाँ पर सकर्मक क्रिया। सबसे पहली हम पढ़ते बेटा यहाँ पर सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया की आपको लिखना है मेरे साथ परिभाषा। क्या लिखना है, परिभाषा। फिर अच्छे से एक साथ समझने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो वे क्रियाएं जिन्हें किसकी आवश्यकता होती है बेटा, कर्म की। वे क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है, वे क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है। या अथवा करके आप इसकी एक और परिभाषा लिख सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। वे क्रियाएं जो किसको प्रभावित करती है बेटा, कर्म को। सकर्मक यानी कि कर्म को। तो वे क्रियाएं जो कर्म को प्रभावित करती है, वे क्रियाएं जो कर्म को प्रभावित करती है क्या कहलाएगी,
वह कहलाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। अब देखिए सकर्मक क्रिया की अगर बात करें प्रकार की, एक मिनट, सकर्मक क्रिया के अगर हम बात करें प्रकार की, ठीक है, तो बेटा चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ। सकर्मक क्रिया की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रकार की, तो ये जो सकर्मक क्रिया होती है ना बेटा, ये भी आपकी कितने प्रकार की हो जाती है? 2 प्रकार की हो जाती है। कितने प्रकार की हो जाती है? 2 प्रकार की हो जाती है। कौन कौन से 2 प्रकार हो जाते हैं सकर्मक क्रिया के? तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, एक हो जाती है एक कर्मक, एक हो जाती है आपकी एक कर्मक, और एक हो जाती है आपकी द्विकर्मक। एक कर्मक और एक द्विकर्मक। पेशेंस बनाए रखना, काफी अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, काफी अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन। देखिए एक कर्मक क्रिया नाम से स्पष्ट है, वे क्रियाएं जिनमें कितने कर्म होते हैं बेटा? जिनमें एक कर्म होता है। जिनमें कितने कर्म होते हैं? जिनमें एक कर्म होता है, क्या कहलाएगी? एक कर्म। वे क्रियाएं जिनमें एक कर्म होता है क्या कहलाएगी? एक कर्मक। द्विकर्मक यानी कि 2 कर्म, नाम से ही क्लियर है, तो ये आप लिख सकते हैं वे क्रियाएं जिनमें 2 कर्म होते हैं। जिनमें कितने कर्म होते हैं बेटा? 2 कर्म होते हैं। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे, ठीक है, पहले तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि सकर्मक क्रिया होती क्या है। तो सकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, या कुछ उदाहरण में लिख लेता हूं, फिर हम यहां पर देखेंगे। जैसे राजेश सेवफल खाता है। राजेश सेवफल खाता है, एक उदाहरण हमने ये ले लिया। दूसरा एक और उदाहरण लिख लेते हैं, मोहन क्रिकेट खेलता है। ठीक है, 2 उदाहरण इसके लिख लिए। इधर भी लिखते हैं, एक उदाहरण हमने लिखा, राजेश ने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई। राजेश ने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई। एक और उदाहरण लिख लेते हैं बेटा यहां पर, मोहन ने राधा को आम दिया। मोहन ने राधा को आम दी। अब देखिए बेटा, काफी अच्छे से वो शानदार तरीके से यहाँ पर हम समझने वाले। ठीक है, तो ध्यान देना आप यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? देखिए पहली बात, सकर्मक, सकर्मक यानी कि जिसके साथ कर्म हो या जिसमें कर्म उपस्थित हो, जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता हो, या वे क्रिया जो कर्म को प्रभावित करती है। अब वाक्य में कर्म का पता करने, देखिए सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होगी, जिसमें एक कर्म होगा वह एक कर्मक होगी, जिसमें 2 कर्म होगा वह द्विकर्मक होगी। इतना तो क्लियर है। अब देखिए डाउट यहां पर यह है कि हम पता कैसे करें सर वाक्य में कि कर्म कौन सा है, कौन सा तो कर्म है और कितने कर्म है। तो ध्यान रखना है आपको, वाक्य में उस क्रिया से आपको प्रश्न करना है, क्या और किसको से। किससे प्रश्न करना है बेटा? क्या और किसको से। वाक्य में आप क्रिया से प्रश्न करें, क्या और किसको। अगर इस प्रश्न करने पर आपको आंसर मिलता है तो ध्यान रखना क्रिया हमेशा कैसी होगी? सकर्मक होगी। कैसी होगी? सकर्मक होगी। ठीक है, अब जैसे पहला वाक्य हम देखते हैं यहां पर, राजेश सेवफल खाता है। राजेश क्या खाता है? आंसर मिला, क्या खाता है? सेवफल खाता है। तो ये जो सेवफल है ना बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म। कौन खा रहा है सेवफल? राजेश खा रहा है बेटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और क्या कर रहा है? खा रहा है, यानी कि ये खाने का कार्य कर रहा है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा? क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगर हम बात करें, मोहन क्रिकेट खेलता है। क्या है? मोहन क्रिकेट खेलता है। तो पहले तो आपको क्या करना है? खेलता है उस क्रिया से आपको क्वेश्चन करना है।
क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो क्या का आंसर क्या आया? क्रिकेट आया। तो ये आपका हो जाएगा कर्म, और क्या कर रहा है? खेल रहा है, तो ये आपकी हो जाएगी क्रिया। क्या हो जाएगी? क्रिया। और कार्य कौन कर रहा है क्रिकेट खेलने का? मोहन। तो मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता। अब आप देखिए इन वाक्यों में जो कर्म है कितने हैं? एक एक ही कर्म है। कितने हैं? एक कर्म है। पहली बात तो कर्म उपस्थित है। जब कर्म उपस्थित है वाक्य में, तो ऐसी कंडीशंस में जो दोनों क्रियाएं हैं क्या कहलाएगी? सकर्म। और कितने कर्म हैं? एक कर्म उपस्थित है, तो फिर आपकी कौन सी हो जाएगी? एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? एक कर्मक क्रिया। क्लियर? और काफी अच्छे से समझ आए। तो चलिए अब बात करते हैं हम द्विकर्मक क्रिया के बारे में। जैसे राजेश ने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई। अब देखिए क्या करना है, मैंने आपको अभी बताया, वाक्य में क्रिया से क्वेश्चन करना है कर्म को पहचानने के लिए। कौन सा? क्या और किसको? तो राजेश ने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई। क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। तो एक तो यह हो गया आपका कर्म, और पढ़ाना आपकी हो गई क्रिया। पढ़ाना आपकी हो गई क्रिया। किसको पढ़ाई? तो किसको का आंसर? विद्यार्थियों को। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा? वाक्य में कर्म। और किसने पढ़ाई? तो किसने यानी कि कर्ता को प्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा आपका कर्ता। क्या हो जाएगा? कर्ता। अब आप देखिए वाक्य में कितने कर्म है बेटा? दो कर्म है। कितने कर्म है? दो कर्म। तो क्रिया हमारी क्या कहलाएगी? द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? द्विकर्मक क्रिया। तो चलिए बेटा अब नेक्स्ट वाक्य में हम बात करते हैं। मोहन ने राधा को आम दिया। क्रिया से क्वेश्चन किया, क्या दिया? आम दिया। तो एक कर्म तो समझ यहां पर हमें ये आया। देना तो आपकी क्या हो गई बेटा? देना आपकी हो गई क्रिया। क्या हो गई? क्रिया। किसको दिया? तो किसको का आंसर क्या और किसको? दोनों आंसर किसको प्रेजेंट करते हैं बेटा? दोनों आंसर मैं यहां पर लिख भी देता हूं। दोनों के आंसर, अगर आंसर आता है तो वही हमारा क्या होगा? कर्म। तो किसको दिया? राधा को। तो बेटा राधा क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। किसने? ने कारक चिन्ह आया यानी कि कर्ता। तो मोहन आपका क्या हो जाएगा? वाक्य में कर्ता हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? काफी अच्छे से हुआ। देखिए अब वाक्य में आपको कितने कर्म दिखाई दे रहे हैं बेटा? दो कर्म। तो पहली बात क्रिया कौन सी हो गई? सकर्मक हो गई। और कर्म कितने दिखाई दिए? दो। तो ये जो दिए, पढ़ाई और दिया, ये दोनों जो क्रियाएं हैं इस वाक्य में दो कर्म हैं, तो कौन सी हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया। कौन सी हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया। तो ये हमारा रचना है कर्म के आधार पर पहला प्रकार है सकर्मक। तो वाक्य में आपको कर्म पहचानने के लिए कि इस क्रिया के लिए क्या कर्म की आवश्यकता है या नहीं, अगर आवश्यकता होगी तो सकर्मक। और कैसे पहचानेंगे? उस क्रिया से ही आप प्रश्न कर लो। क्या खाता है? क्या पीता है? ठीक है, क्या खेलता है? इस तरह से। अब बात करते हैं हम, अगर एक कर्म होगा तो एक कर्मक, और इस तरह से अगर दो कर्म होंगे तो द्विकर्मक। अब हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? अकर्मक क्रिया के बारे में। तो रचना या कर्म के आधार पर इसका जो दूसरा प्रकार हो जाता है बेटा हमारा, वो कौन सी हो जाती है? अकर्मक क्रिया। कौन सी हो जाती है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिख लीजिए सबसे पहले तो आप मेरे साथ। वे क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता, वे क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अगर होगी तो सकर्मक हो जाएगी, और अगर नहीं होती है तो कौन सी हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। लेकिन एक और किताबी परिभाषा में आपको समझा देता हूं। वे क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं? वे क्रियाएं जो किसको प्रभावित करेगी बेटा? ये कर्ता को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? जो कर्ता को प्रभावित करती है। और जो कर्ता को प्रभावित करती है बेटा, वह आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी? वह आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यानी कि उसमें कर्म नहीं होगा, उसमें कर्म नहीं होगा। जैसे जैसे वाक्य के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे यहां पर मैंने कहा मोहन हंस रहा है। क्या लिखा मैंने यहां पर? मोहन हंस रहा है। एक और वाक्य ले लेता हूं, राधा नाचती है। राधा नाचती है। ठीक है, एक और वाक्य ले लेते हैं,
राहुल दौड़ता है, राहुल दौड़ता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब आपको क्या करना है, कर्म पहचानने के लिए, कर्म पहचानने के लिए क्या करना है, क्या और किसको से प्रश्न करना है, किससे करना है, क्रिया से करना है। मोहन हंस रहा है, मोहन हंस रहा है। अब आप यहां पर क्या हंस रहा है, किसको हंस रहा है, तो क्या सही लग रहा है, नहीं लग रहा है। यानी कि इस हंसने को, ये जो क्रिया है हंसना, ये कैसी आपकी अकर्मक है। इसको सीधी किसकी जरूरत है, हंसने के लिए किसकी जरूरत होती है, कर्ता की। तो मोहन आपका क्या हो जाएगा, कर्ता, और हंसना आपकी क्या हो जाएगी बेटा, क्रिया। कहीं पर भी कर्म है क्या, नहीं है। जब कर्म नहीं है तो क्रिया कौन सी, अकर्मक क्रिया। कौन सी कहलाएगी बेटा, अकर्मक क्रिया। जैसे राधा नाचती है, पहली बात तो नाचना, ये हो गई आपकी क्रिया। और कौन नाच रही है, राधा, तो राधा आपकी हो जाएगी कर्ता। अब आप क्वेश्चन करें, राधा क्या नाचती है, राधा किसको नाचती है, आंसर नहीं आएगा। राधा कैसा नाचती है, तो कैसा तो मैंने आपको बताया नहीं। मैंने पिछले इसमें क्या बताया कि कर्म को पहचानने के लिए किससे प्रश्न करना पड़ेगा बेटा, कर्म को पहचानने के लिए क्या और किसको से प्रश्न करना पड़ेगा। तो यहां पर हम प्रश्न करेंगे किसको नाचती है, क्या नाचती है, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इसमें कर्म नहीं है, क्रिया कौन सी, अकर्मक। राहुल दौड़ता है, तो यहां पर दौड़ना क्या हो गया बेटा, दौड़ना हो गई क्रिया, और राहुल क्या हो गया यहाँ पर, राहुल दौड़ने वाला। तो ये हो जाएगा आपका कर्ता। तो इनका प्रभाव सीधा सीधा कर्म पर पड़ता है। कैसे, जैसे हंसेगा तो कौन, मोहन हंसेगा, नाचेगी कौन, राधा, दौड़ने के लिए किसी न किसी की जरूरत होती है। यानी इन क्रियाओं को करने के लिए कर्ता की आवश्यकता होती है, और इनका जो प्रभाव पड़ता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। इनमें कर्म नहीं होता है, और कर्म को जिनमें होता है वह सकर्मक होती है। तो कर्म को पहचानने के लिए क्या और किसको से प्रश्न करेंगे, अगर आंसर आता है तो कर्म, और कर्म मिल जाता है तो सकर्मक, और अगर इस तरह से कर्म नहीं मिलता है तो क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, अकर्मक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी क्रिया रचना या कर्म के आधार पर दो प्रकार की। ठीक है, सकर्मक जो एक कर्मक भी होती है और द्विकर्मक भी होती है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। तो चलिए, अब ये हमारी किसके आधार पर देखी थी हमने, रचना या कर्म के आधार पर देखी थी क्रिया का भेद। नेक्स्ट हम देखते हैं रचना या कर्म के आधार पर ना देख करके, नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद, अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, तो देखिए बेटा, अर्थ के आधार पर आपके जो क्रिया के जो भेद होते हैं ना, कितने होते हैं, ये भी आपके दो होते हैं। अर्थ के आधार पर भी क्रिया कितने प्रकार की, दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है दो प्रकार की, तो एक होती है बेटा आपकी कौन सी, क्रियार्थक संज्ञा। कौन सी होती है, क्रियार्थक संज्ञा। और दूसरी जो क्रिया होती है अर्थ के आधार पर, वो होती है आपकी प्रेरणार्थक, यानी कि जो प्रेरणा करने का अर्थ प्रदान करती है वह हो जाती है आपकी प्रेरणार्थक संज्ञा, नहीं प्रेरणार्थक क्रिया। तो अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं बेटा, दो भेद होते हैं। एक क्रियार्थक संज्ञा होती है और एक कौन सी हो जाती है, प्रेरणार्थक संज्ञा हो जाती है। तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्रियार्थक संज्ञा। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको क्रियार्थक संज्ञा की किताबी परिभाषा लिखा देता हूं, और किताबी परिभाषा लिखाने के बाद फिर अपने तरीके से और अपने कॉन्सेप्ट से इसको समझेंगे। तो क्रियार्थक संज्ञा किसको कहते हैं, हम इसकी परिभाषा आप लोग लिखिए। वे क्रियाएं जो संज्ञा के स्थान, वे क्रियाएं जो संज्ञा के स्थान पर आकर, संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की भांति, वे क्रियाएं जो संज्ञा के स्थान पर आकर किसकी भांति व्यवहार करेगी बेटा, संज्ञा की भांति व्यवहार करती है, संज्ञा की भांति व्यवहार करती है, उन्हें ही हम क्या कहेंगे बेटा, उन्हें हम कहेंगे क्रियार्थक संज्ञा, उन्हें क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे तो आपको समझ नहीं आया होगा और परिभाषा से भी आपको समझ नहीं आना है, लेकिन वाक्य प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। किस माध्यम से समझते हैं, वाक्य प्रयोग के माध्यम से समझते हैं और इसको आसान बनाते हैं। ठीक है, आसान, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, परिभाषा नहीं रखना है। कैसे, देखिए
मैं कुछ वाक्य लिख लेता हूं यहां पर। प्रातः, चलिए वाक्य लिखेंगे हम। प्रातः जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्रातः जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। एक और हम लिखते हैं यहाँ पर, एक और कौन सा वाक्य लिखते हैं, एक और लिखते हैं हम। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है बेटा, हानिकारक, हानिकारक होता है। अब देखिए इस वाक्य में अगर हम क्रिया की बात करें तो क्रिया हमारी कहाँ पर है, उठना। यहाँ पर अगर क्रिया की बात करें तो कहाँ पर है, करना। कहाँ पर है, करना। अब इसमें पहचान, यहाँ पर मोस्ट और इंपॉर्टेंट, देखिए बेटा पहचान कैसे करेंगे, तो इसकी पहचान की मैं आपको दो ट्रिक लिखा देता हूँ, ठीक है। एक तो पहचान करने के लिए ध्यान रखना है आपको, वाक्य में कर्ता क्या रहता है, अनुपस्थित। वाक्य में कर्ता अनुपस्थित होता है, यानी कि कार्य को करने वाला वाक्य में नहीं होता है, लेकिन कार्य तो करेगा, कर्ता तो होगा, क्योंकि कोई ना कोई कार्य करेगा तो कर्ता तो होगा ही सही हमारा। दूसरा हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, वाक्य में क्रिया, वाक्य में क्रिया कहाँ पर आएगी, या तो प्रारंभ में, वाक्य में क्रिया प्रारंभ में या मध्य में, वाक्य में क्रिया प्रारंभ में या मध्य में आती है। अगर ये दो कंडीशन होती है बेटा, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए किसी में भी, तो इतने सारे हमने वाक्य लिखे, खाता है, खेलता है, पढ़ाया, दिया, इसके अलावा हंस रहा है, नाच रहा है, दौड़ता है, तो ये सभी क्रिया कहाँ पर आ रही है, वाक्य में बाद में आ रही है। कहाँ पर आ रही है, बाद में। लेकिन बेटा इसमें कहाँ पर, क्रियार्थक संज्ञा में जो क्रिया आ रही है ना, ये कहाँ पर आ रही है, वाक्य के मध्य में। तो एक तो आपको पहचान ऐसी करनी है कि अगर क्रिया वाक्य के मध्य में आती है, अगर क्रिया वाक्य के मध्य में आती है, अगर मध्य में आती है तो क्या कहलाएगी, क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी, इस तरह से मध्य में आएगी। तो दूसरी बात, ये हमेशा इसमें कर्ता जो कार्य करने वाला होगा ना, यानी कि जो संज्ञा होगी संज्ञा के स्थान पर आ रही है। देखिए कर्ता जो होता है ना, वो कोई ना कोई तो होता ही है, तो वह कर्ता ना आकर के उसके स्थान पर आ जाती है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर आ जाती है। जैसे प्रातः जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अब कोई ना कोई तो होगा उठने वाला, है ना, लेकिन वो इसमें है नहीं, ठीक है। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो कोई ना कोई तो होगा धूम्रपान करने वाला, लेकिन वो इस वाक्य में है नहीं, तो पहली बात तो कर्ता अनुपस्थित होगा। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि क्रिया प्रारंभ में या मध्य में आएगी, क्रिया प्रारंभ में या मध्य में आएगी। क्लियर, तो ये हमारी कहलाती है क्रियार्थक संज्ञा। बाकी परिभाषा पे हमें नहीं जाना है। और अब हम देखते हैं इसका अगला प्रकार, इसका अगला प्रकार देखते हैं बेटा। तो देखिए नेक्स्ट हमारी हो जाती है क्रियार्थक संज्ञा के बाद में अर्थ के आधार पर वो हमारी हो जाती है कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाती है बेटा, प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, देखिए कर्ता जब एक कार्य को, नहीं 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 नहीं, ये दूसरा हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी लिखेंगे हम परिभाषा प्रेरणार्थक क्रिया की, वाक्य में, या फिर इसकी एक व्यवस्थित परिभाषा लिखते हैं, जिस जिस क्रिया में कर्ता, जिस क्रिया में नहीं लिखते हैं और इसको लिखते हैं जिस वाक्य में, ठीक है। देखिए जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को, किसी अन्य को वह कार्य
करने की प्रेरणा देता है या किसी अन्य से या किसी अन्य से वह कार्य करवाता है, उसे कौन सी क्रिया कहेंगे बेटा? उसे हम कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें कर्ता तो होगा, लेकिन वह स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे व्यक्ति से वह कार्य करने के लिए कहेगा या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाएगा। तो वह जो क्रिया होगी वही हमारी क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है, प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की होती है बेटा? तो ये ध्यान रखना, प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है प्रेरणार्थक क्रिया? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? तो एक तो आपकी होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। एक तो आपकी कौन सी हो जाएगी बेटा? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और दूसरी अगर इसकी हम बात करें तो दूसरी आपकी हो जाएगी द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया भी कितने टाइप की? 2 प्रकार की। अब इन 2 प्रकार में से अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमारी आ जाती है कौन सी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है बेटा? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है देखिए आप लोग, फिर हम इसको अच्छे से देख, परिभाषा लिखता हूं मैं इसकी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की। देखिए परिभाषा क्या होगी इसकी? जब क्रिया किसी सामने वाले व्यक्ति से कराई जाए, जब क्रिया किसी सामने वाले व्यक्ति से करवाई जाए तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे बेटा? हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कुछ वाक्य प्रयोग करते हैं। मोहन ने दिनेश से पत्र लिखवाया। मोहन ने दिनेश से पत्र लिखवाया, ठीक है। एक वाक्य तो आपका ये हो गया। दूसरा वाक्य हो गया, अध्यापक ने छात्रों से हिंदी पढ़वाई। अब इन 2 के माध्यम से आप समझ लीजिए। जैसे देखिए, मोहन ने दिनेश से पत्र लिखवाया। अब पत्र किसने लिखवाया? तो ध्यान रखना बेटा, पत्र किसने लिखवाया? मोहन ने लिखवाया। किसने लिखवाया? मोहन ने। तो एक कर्ता तो हो गया आपका मोहन, लेकिन लिखा किसने? लिखा बेटा आपका किसने? दिनेश ने। तो ये जो लिखवाया क्रिया हो गई, ये किसके द्वारा की गई? किसी सेकंड पर्सन के द्वारा। किसके द्वारा? किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। तो ये जो क्रिया होगी हमारी क्या कहलाएगी? प्रथम प्रेरणार्थक। इसी तरह से अध्यापक ने छात्रों से हिंदी पढ़ाई। किससे पढ़वाई? छात्रों से। किससे? छात्रों से। तो ये जो पढ़वाई जो है, ये जो क्रिया है पढ़वाना, ये किसने करवाई? अध्यापक ने। लेकिन करवाई किससे? छात्रों से, यानी कि किसी सेकंड से। तो यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति से। तो जब किसी दूसरे व्यक्ति से या सामने वाले व्यक्ति से क्रिया करवाई जाती है तो वह हमारी क्या कहलाती है? वह हमारी कहलाती है बेटा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरी हमारी हो जाएगी कौन सी? द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी हमारी कौन सी हो जाएगी बेटा? द्वितीयक प्रेरणार्थक, एक मिनट, द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे। जब क्रिया किसी तीसरे व्यक्ति से, जब क्रिया किसी
तीसरे व्यक्ति से करवाई जाए, किसी तीसरे व्यक्ति से करवाई जाए, उसे उसे ही हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे चलिए पेन दूसरा ले लेते। मोहन ने सोहन के कहने पर दिनेश से पत्र लिखवाया। मोहन ने सोहन के कहने पर दिनेश से पत्र लिखवाया। काफी अच्छे और बहुत इंटेलिजेंट छात्र बैठे सामने, सबको समझ आ गया, समझाने की यहाँ पर जरूरत है ही नहीं। चलिए एक और वाक्य हम लिखते हैं। मोहन ने सोहन के कहने पर दिनेश से पत्र लिखवाया। राम ने पिताजी के कहने पर, या राम ने पिताजी की आज्ञा से कहने पर इंजीनियर से नक्शा बनवाया। इंजीनियर से नक्शा बनवाया। देखिए बेटा एक बार वाक्य को पढ़े अच्छे से, फिर हम कहीं देखेंगे। यहाँ पर देखिए डिफरेंस समझना, क्या समझना आपको, डिफरेंस प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीयक प्रेरणार्थक। पहली बात तो प्रथम प्रेरणार्थक में सेकंड पर्सन काम करेगा। जैसे मोहन ने दिनेश से पत्र लिखा है तो कार्य करने वाला दिनेश है। अध्यापक ने छात्रों से हिंदी पढ़ाई तो पढ़ने वाले छात्र हैं, लेकिन पढ़वाने वाले कौन है, अध्यापक। तो क्रिया आपके में दो करता है, तो सेकंड पर्सन अगर कार्य करेगा तो प्रथम प्रेरणार्थक। लेकिन अगर थर्ड पर्सन करेगा, जैसे मोहन ने सोहन के कहने पर पत्र किससे लिखवाया, दिनेश से, तो ऐसी कंडीशंस में जो लिखवाया है ये आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी बेटा, ये आपकी हो जाएगी द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया। क्योंकि ये जो कार्य है ये कौन करवा रहा है, मोहन। किसके कहने पर, सोहन के। कहने का कार्य किसने किया, सोहन ने, लेकिन लिखने का कार्य तो किसने किया, दिनेश ने। तो थर्ड पर्सन से कार्य करवाया गया, तो ये जो लिखवाया क्रिया है ये कौन सी हो जाएगी बेटा, आपकी द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। इसी तरह से जैसे देखिए राम ने किसके कहने पर, पिताजी के कहने पर, और नक्शा किससे बनवाया, इंजीनियर से बनवाया। तो इसी कंडीशन में जो नक्शा बनाने की क्रिया हो रही है ये थर्ड पर्सन के द्वारा हो रही है, लेकिन बनवाने की क्रिया राम के द्वारा हो रही है। और किसके कहने पर हो रही है, तो उनके पिताजी के कहने पर हो रही है। क्लियर। तो जब क्रिया थर्ड पर्सन के द्वारा करवाई जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो क्रिया होती है आपकी कौन सी होती है, द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। चलिए अब आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अर्थ के आधार पर भी क्रिया हमने देखी कितने प्रकार की, दो प्रकार की। क्रियार्थक संज्ञा, जहां पर संज्ञा ना आकर के क्या आ जाए, क्रिया आ जाए, वाक्य में कर्ता उपस्थित ना हो, या फिर क्रिया आपकी कहां पर आए, क्रिया आपके वाक्य के प्रारंभ में या मध्य में, तो क्रियार्थक संज्ञा। और जब इस तरह से किसी अन्य से कार्य करवाएंगे तो प्रेरणार्थक क्रिया। सेकंड पर्सन से करवाएंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और अगर थर्ड पर्सन से करवाएंगे तो तृतीयक प्रेरणार्थक क्रिया। तो चलिए अब क्रिया के कुछ और भी भेद होते हैं, और भी कुछ क्रिया के प्रकार होते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको हम जान लेते हैं। जैसे एक हो जाती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। एक हमारी कौन सी हो जाती है बेटा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। तो देखिए पूर्वकालिक क्रिया आपकी क्या होती है, ठीक है। वाक्य में जब कर्ता, इसकी परिभाषा लिखना है आपको, वाक्य में जब कर्ता एक कार्य को, वाक्य में जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके, वाक्य में जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरा कार्य करता है तो पहला कार्य क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना बेटा, पहला कार्य पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो पहला वाला जो कार्य होता है वह हमारी क्या कहलाती है,
पूर्वकालिक क्रिया कहलाती। ठीक है बेटा, जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, है ना, कुछ वाक्य देखते हैं, कुछ वाक्य में हम क्रिया का प्रयोग करके देखते हैं, तब आपको समझ आएगा, है ना, क्योंकि काफी इंटेलिजेंट और काफी समझदार छात्र बैठे हुए हैं। तो चलिए कुछ वाक्य यहाँ पर हम देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया के। एक हमने लिखा, राजेश नहाकर स्कूल जा रहा है। एक वाक्य तो आपका ये हो गया। दूसरा वाक्य हम देखते हैं यहाँ पर, दूसरा वाक्य अगला क्या ले लेते हैं, मोहन पढ़कर सो गया। मोहन पढ़कर सो गए। ठीक है, तो देखिए बेटा, पहले वाक्य की बात करते हैं। राजेश नहाकर स्कूल जा रहा है, तो पहले उसने कौन सी क्रिया की, नहाना। कौन सी क्रिया की, नहाना। अब क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो ये जो पहली वाली जो क्रिया होगी ना बेटा, ये पहली वाली क्रिया ही आपकी क्या कहलाएगी, ये पहली वाली क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, पूर्वकालिक क्रिया। जा रहा है तो ये आपकी, हालांकि ये रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, रहा है तो आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सहायक। तो ये जो स्कूल जाने का कार्य किया ना, ये आपकी मुख्य क्रिया हो जाएगी, वर्तमान क्रिया, वर्तमान क्रिया। इसी तरह से मोहन पढ़कर सो गया, तो दो क्रियाएं हो गई, एक तो पढ़ना हो रही और एक सोना हो रही। ठीक है, तो ये जो क्रिया है आपकी, ये इसके पहले उसने कौन सी क्रिया की, पढ़ना, यानी कि एक पहले वाला कार्य कंप्लीट कर चुका है, और जो पहला कार्य कंप्लीट कर चुका होता है वही तो हमारी क्या कहलाती है बेटा, वह पहला कार्य ही हमारा कहलाता है पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहलाता है, पूर्वकालिक क्रिया। क्लियर हुआ। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, अब काफी अच्छे से समझ आ गया। जब दो कार्य, कर्ता के द्वारा जब दो कार्य किए जाते हैं, एक कार्य या तो पहले कर चुका है और दूसरा वर्तमान में कर रहा है, तो जो पहले वाला कार्य होता है ना बेटा, वही हमारी क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया, पहले वाला कार्य जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट अगर हम बात करें पूर्वकालिक क्रिया के बाद में, तो अगला आपका क्रिया का प्रकार आ जाता है बेटा, कौन सा आ जाता है, संयुक्त क्रिया। देखिए, संयुक्त क्रिया में बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, संयुक्त क्रिया क्या होती है। तो संयुक्त क्रिया की परिभाषा लिखो सबसे पहले तो आप लोग, संयुक्त क्रिया हमारी क्या होती है। सिंपल सा है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं, दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रियाएं, या दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रिया क्या कहलाती है बेटा, ये आपकी कहलाती है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रिया क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, संयुक्त क्रिया कैसे कहेंगे। पहली बात तो हम देखेंगे इस क्रिया के दो रूप, दो धातु रूप। क्या देखेंगे, दो धातु रूप देखेंगे। जैसे कुछ वाक्य हम लेते हैं, यहाँ पर कुछ वाक्य लेते हैं, वाक्य से अच्छा समझ आएगा आपको। आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और वाक्य लेते हैं, जैसे मोहन सरकारी नौकरी पाना चाहता है। दूसरी क्रिया आपकी ये हो गई। तीसरी, वह महाभारत पढ़ने लगा। या फिर आप
ऐसे ही आते जाते रहिए। देखिए बेटा, ये कुछ वाक्य हमने लिखे यहाँ पर, जैसे आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दो क्रियाएं एक साथ आई। आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, यानी कि दोनों क्रियाओं के बारे में एक साथ पूछ लिया। तो ऐसी कंडीशंस में जो क्रिया होगी आपकी, यही क्या कहलाएगी, आपकी संयुक्त क्रिया कहलाएगी। मोहन सरकारी नौकरी, एक तो पाना और एक चाहना, कितनी क्रिया हो गई, दो यौगिक हो गए। यहाँ पर दो धातु आपस में या दो क्रियाएं आपस में मिल गई, तो वह मोहन नौकरी, एक तो पाना और चाहना, तो दो क्रियाएं हो गई। तो ऐसी कंडीशंस में आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया। वह महाभारत पढ़ना और लगना, पढ़ना और लगना, लगना भी आपकी क्या है, क्रिया ही है, लगना भी आपकी क्या है, क्रिया है। तो पढ़ना और लगना दोनों क्रियाएं आपस में एक साथ आई, तो कौन सी क्रिया कहलाएगी, संयुक्त क्रिया कहलाएगी। कौन सी क्रिया कहलाएगी, संयुक्त क्रिया। इसी तरह से आप ऐसे ही आते जाते रहिए, यानी कि दोनों क्रियाएं एक साथ आई, तो ऐसी कंडीशंस में जब दो या दो से अधिक धातुओं से, यानी कि सिंपल सा, जब एक ही वाक्य में आपको ऐसा लगे कि दो क्रियाएं एक साथ आ गई, तब ऐसी कंडीशन से वो जो इकाई होगी ना पूरी, वह आपकी वह जो पूरी क्रिया होगी इस तरह से, वह क्या कहलाएगी, आपकी संयुक्त क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संयुक्त क्रिया कहलाएगी। तो क्लियर हुआ यहाँ पर। इस तरह से वाक्य में जब दो क्रियाएं एक साथ आ जाए, दो क्रियाएं एक साथ दे दें, तो वह दोनों क्रियाएं आपकी क्या हो जाती है, संयुक्त क्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है, पूरी एक संयुक्त क्रिया हो जाती है। तो यही होती है आपकी संयुक्त क्रिया। अब इसके बाद में एक और अगर हम क्रिया की बात करें, तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है सहायक क्रिया के बारे में। सहायक क्रिया क्या होती है, तो देखिए बेटा, वाक्य में एक तो होती है मुख्य क्रिया और एक जो उसके साथ आती है वह होती है सहायक क्रिया। तो यहां पर इसकी परिभाषा आपको लिखना है, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया क्या कहलाती है बेटा, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया क्या कहलाती है बेटा, आपकी सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे 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 ठीक है, जैसे देखिए बेटा, कुछ वाक्य लिखते हैं। राजेश बाजार जाता है, या दूसरा वाक्य लिखते हैं, राजेश बाजार जाएगा, या अगला लिखते हैं हम, मोहन हंसता था, मोहन हंस रहा है, और मोहन हंसे। चलिए अब इनमें पहचानते हैं हम क्रियाओं। ठीक है, तो देखिए बेटा, कैसे पहचानेंगे हम सहायक क्रिया को। पहली बात आपको वाक्य में पहचाननी है मुख्य क्रिया। तो यहाँ पर जो मुख्य क्रिया है वो कौन सी है, जा। कौन सी है, जा। तो ये जो बचा हुआ है कौन सा, ता है। कौन सा बचा है, ता है। ये आपकी क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया। यहाँ पर भी आपकी मुख्य क्रिया कौन सी हो जाएगी, जा। और जो आपका एगा है, ये आपकी क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया, जो उस मुख्य क्रिया के साथ में आई, जो उस मुख्य क्रिया की सहायता करे या उसके साथ में आई। जैसे मोहन हंसता है, तो मुख्य क्रिया तो आपकी क्या हो गई बेटा, हंसना। क्या हो गई, हंसना। बाकी का ये जो बच्चा आपका क्या ता था, ये आपकी क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया। जैसे यहाँ पर हंस रहा है, तो ये जो पूरा रहा है, ठीक है, ये जो पूरा रहा है, ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, ये आपकी हो जाएगी सहायक क्रिया। ये जैसे यहाँ पर हंसेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका, एगा। तो ये जो एगा है, हंस तो आपकी क्या हो गई, मुख्य क्रिया हो गई। हंस तो आपकी क्या हो गई, मुख्य क्रिया हो गई। लेकिन ये जो पीछे एगा लगा है, रहा है लगा है, ता था लगा है, तो इस मुख्य क्रिया के पीछे
या इस मुख्य क्रिया के पीछे जो भी क्रिया आती है ना, या इस मुख्य क्रिया के साथ में जो भी क्रिया आती है ना बेटा, वही आपकी क्या कहलाती है, वही आपकी कहलाती है सहायक क्रिया। क्लियर? तो ये इस वीडियो में हमने क्रिया के भेद के बारे में देखा। देखिए एक बार मैं पूरा आपका रिपीट करा देता हूँ, क्रिया आपकी पूरी मैं आपकी यहाँ पर रिपीट करा देता हूँ कौन कौन सा हमने देखा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बात की क्रिया के बारे में। क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से भी कार्य के होने का बोध होता है वही हमारी क्या कहलाती है, वह शब्द क्रिया कहलाता है। जैसे खाना पीना रहना आना जाना, इन सभी से कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है। इनमें से अगर हम ना प्रत्यय हटा देंगे तो क्रिया का कौन सा मूल रूप सामने आ जाएगा, और क्रिया के मूल रूप को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? धातु के नाम से। किस नाम से जानते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें क्रिया के धातु से, यानी कि उस धातु से क्रियापद का निर्माण कैसे होता है, तो उस धातु में अगर आप कुछ भी ऐसे प्रत्यय जोड़ोगे तो ऐसे बहुत सारे क्रियापद निकल करके आपके सामने आ जाएंगे। या फिर जैसे यहाँ पर बात करें क्रिया के भेद या प्रकार की, तो क्रिया रचना किस आधार पर देखा हमने यहाँ पर? रचना या कर्म के आधार पर। क्रिया कितने प्रकार की होती है बेटा? रचना या कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की हो जाएगी क्रिया? 2 प्रकार की। कौन कौन सा? एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है, जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है। कर्म पहचानने के लिए मैंने आपको बताया क्या और किसको से क्वेश्चन करो। जब क्रिया से आप क्या और किसको प्रश्न करोगे आंसर मिलेगा, वही क्या होगा? कर्म। जैसे राजेश सेवफल खाता है, क्या खाता है? सेवफल। तो सेवफल आपका हो जाएगा कर्म। तो इस खाने को किसकी जरूरत पड़ी? कर्म की जरूरत पड़ी, सेवफल की, क्योंकि अगर कुछ होगा ही नहीं तो क्या खाएगा? खाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कर्म का होना तो जरूरी है। तो ये हमारी हो जाएगी सकर्मक। एक कर्म होगा एक कर्मक, 2 कर्म होंगे बेटा द्विकर्मक हो जाए। अकर्मक क्रिया आपकी क्या कहलाती है? जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। जैसे मोहन हंस रहा है, अब क्या हंस रहा है, किसको हंस रहा है, ऐसा तो नहीं होता। मोहन हंस रहा है यानी कि क्रिया हो रही है, और कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। यानी कि इस क्रिया को करने के लिए सिर्फ कर्ता की आवश्यकता है, कहीं पर भी कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो जब कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, कर्म नहीं होता है, तो प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, क्योंकि कर्म तो है ही नहीं। तो वह क्रिया हमारी क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर क्रिया हमने देखी कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी। ठीक है, क्रियार्थक और प्रेरणार्थक। क्रियार्थक संज्ञा में इसकी पहचान भी हमने देख ली कि पहली बात तो वाक्य में जो कर्ता होगा वह क्या होगा? अनुपस्थित। वाक्य में कर्ता हमारा क्या होगा? अनुपस्थित। और क्रिया प्रारंभ में या मध्य में आएगी, जबकि मैक्सिमम जो वाक्य होते हैं ना 99, उनमें जो क्रिया होती है ना वो हमारी कहाँ पर आती है? लास्ट में आती है। कहाँ पर आती है? लास्ट में। तो क्रियार्थक संज्ञा को पहचानने के लिए 2 ही बातें ध्यान रखेंगे। एक तो क्रिया हम देखेंगे क्या वाक्य के प्रारंभ में या मध्य में अगर है तो क्रियार्थक संज्ञा है, और ध्यान रखना वहां पर संज्ञा नहीं होगी, वहां पर संज्ञा नहीं होगी यानी कि कर्ता अनुपस्थित हो। प्रेरणार्थक क्रिया जो स्वयं ना करके किसी और से कार्य कराए, अगर सेकंड पर्सन से कराएगा तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, अगर दोनों मिलकर किसी थर्ड पर्सन से कराएंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। इसके बाद बेटा पूर्वकालिक क्रिया हमने देखी, जब कर्ता के द्वारा 2 क्रियाएं होती है। एक क्रिया तो वह पहले कर चुका है और दूसरी क्रिया वर्तमान में कर रहा है। तो जो पहले वाली क्रिया होगी ना बेटा वह हमारी क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्लियर? बाकी की बाद वाली वर्तमान क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया में हमने देखा यहाँ पर 2 क्रिया आपस में एक साथ आती है, जैसे आना जाना, खाना पीना, रहना उठना। ठीक है, उठना बैठना। तो या पाना चाहता है, पढ़ने लगा, तो यहाँ पर देखिए एक क्रिया पढ़ना हो गई, एक क्रिया लगना हो गई। एक पाना हो गई, एक चाहना हो गई, एक आना हो गई, एक जाना हो गई, एक पढ़ाई हो गई, एक लिखाई हो गई। तो इस तरह से जब क्रिया साथ में आ जाती है, दोनों रूप क्रिया के 2 धातु जब साथ में या 2 क्रियाएं जब साथ में आ जाती है तो वह हमारी क्या कहलाती है बेटा? वह हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट सहायक क्रिया भी मैंने आपको बता ही दिया। क्रिया का आपको पता है मुख्य मूल रूप या धातु रूप आपको पता है। उस धातु रूप के पीछे जितनी भी जो क्रिया होती है ना जो सहायता करती है, जैसे ता, था, रहा है, एगा, इस तरह से ये सभी हमारी कौन सी क्रियाएं हैं बेटा? सहायक क्रियाएं। क्योंकि ये मुख्य क्रिया तो आपकी अलग ही हो जाती है, जैसे जा, आ, हंस, उठ, बैठ। तो ये बाकी की जो पीछे जो सहायता करती है ना, वाक्य एक पूरा कंप्लीट वाक्य हमें देती है ना, जिससे वाक्य सही भी रहे। तो जो सहायता करने वाली जो क्रिया होती है ना, यही हमारी क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। तो चलिए इस क्लास में हमने क्रिया को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया, वाक्य प्रयोग के माध्यम से डिस्कस किया, किस तरह से एग्जाम में आती है वह भी हमने देखा, और आई होप कि आपको क्रिया काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए
पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।